यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो आज हम नॉर्सर्ट जो 2021 का पेपर हमने कल हाफ पार्ट पढ़ा था, आगे का जो रिमेनिंग 101 से 200 तक के क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे बता दूँ पूरा पेपर मेमोरी बेस्ड पेपर रहा है जो कि 2021 का है। 2022 का पेपर कल आपको इवनिंग में सॉल्व करवाया जाएगा, जिसमें आपको दोनों शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चंस अवेलेबल हो पाए हैं, मे बी 200 के आसपास ही दोनों शिफ्ट के पेपर मिला के मैं बात कर रही हूँ, क्वेश्चन अवेलेबल हुए हैं। तो यहाँ पर जिनका भी 3 जून को एग्ज़ाम है तो वो लोग तो इस क्लास को देखेंगे ही, साथ ही साथ जिनका भी HSSC का या फिर MP ग्रुप 5 के लिए एग्ज़ाम है वो लोग भी इस पेपर को देखें, क्योंकि आपको नर्सिंग के ही क्वेश्चन है। आप ऐसा नहीं कि कुछ आउट ऑफ नर्सिंग पढ़ाया जा रहा है या फिर आउट ऑफ सिलेबस जा रही हैं चीज़ें आपके, तो आपके लिए हेल्पफुल ही रहेंगी। तो वो लोग भी इस क्लास को ज़रूर देखें। कल की जो क्लास हुई थी उसमें हमने 103 MCQs हैं जो सॉल्व किए थे। टोटल 200 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इस तरीके से जो भी लोग पेपर दे रहे हैं, इस बार डेट एज अर्ली है, बहुत ही जल्दी है, 3 जून को डेट है। तो मैंने आप सभी से रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग कमेंट ज़रूर करते हैं। आफ्टर दैट इस क्लास के जो टॉप 50 MCQs वाली क्लास होती है वो भी आप लोग ज्वाइन किया कीजिए, जिससे आपके लिए ग्रुप 5 या फिर HSC या फिर आप नॉर्सर्ट की तैयारी करते हैं तो सभी के लिए वो क्वेश्चन भी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो हमने क्वेश्चन पढ़े हुए थे 101 और 102 क्वेश्चन तक पढ़ लिए थे। क्वेश्चन नंबर 102 है, इन वेबर्स टेस्ट लेटरलाइजेशन ऑफ साउंड टू डिसीज्ड ईयर इंडिकेट्स। तो ये हमने ऑलरेडी आई थिंक क्वेश्चन पढ़ लिया था। वेबर टेस्ट में जब जो साउंड लेटरलाइज्ड वे में जाता है तो ये किसके लिए है, एक कंडक्टिव डिफनेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का जो है वो है, विच आर्टरी इज कॉमनली अफेक्टेड ड्यूरिंग मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। तो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में कौन सी आर्टरी अफेक्ट होगी, रीनल आर्टरी, सीलियक आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी या फिर हेपेटिक आर्टरी। तो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में कब होगा, जब इस्चीमिया होगा, आपको सडनली चेस्ट पेन होगा। तो यहाँ पर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में यदि आर्टरी की बात करते हैं तो वो होगी कोरोनरी आर्टरी। कौन सी, कोरोनरी आर्टरी। जितनी भी हार्ट से रिलेटेड मेनली प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं तो वहाँ पे कोरोनरी आर्टरी में डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द मेन साइन ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस का मेन साइन क्या है, कफिंग मोर देन 3 वीक्स, कफिंग ओकेजनली, कफिंग ओनली एट नाइट या फिर माइल्ड कफिंग टाइम। तो यहाँ पर TB के मरीज की जांच कब की जाती है, जब उसको खांसी 3 हफ्ते से ज़्यादा से चल रही हो, कफिंग मोर देन 3 वीक्स, फीवर आता है नाइट में, वेट लॉस हो रहा है, एनोरेक्सिया हो रहा है, ये प्राइमरी क्लिनिकल साइन है ट्यूबरक्लोसिस के। एंड यदि आपको ये साइन है तब डॉक्टर आपको क्या करेंगे, TB की जांच के लिए भेजेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, द गोल ऑफ क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ अ पेशेंट विथ COPD इज। तो जो COPD वाला मरीज है, क्या है, COPD वाला मरीज है, तो यहाँ पर COPD के मरीज मैनेजमेंट क्या होगा, ऑप्शन में इम्प्रूवमेंट इन वेंटिलेशन, इंक्रीज इन ब्रोंकियल सीक्रेशन, इम्प्रूवमेंट इन जनरल हेल्थ या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो COPD के मरीज में जो क्लिनिकल मैनेजमेंट होगा ये सभी जनरल हेल्थ को इम्प्रूव करना है, जो ब्रोंकियल सीक्रेशन हो रहा है, क्या है, ब्रोंकियल सीक्रेशन है, उसको हमें यहाँ पे मैनेज करना है, और इम्प्रूवमेंट इन वेंटिलेशन। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट वन इज, लीवर एब्सेस मेनली अकर्स इन। तो लीवर एब्सेस कब देखने को मिलेगी, फिर कहाँ पे होती है जनरली, सॉरी, राइट लोब ऑफ द ईयर, लेफ्ट लोब ऑफ द ईयर, बोथ लोब्स या फिर नन ऑफ द अबव। पहले तो आपको लीवर के लोब्स पता होंगे तब आप मेनली बता पाएंगे कि कौन से साइड में लोब का फॉर्मेशन होगा। लीवर लोब्स हैं जो मेनली कहाँ पे पस का फॉर्मेशन होता है, तो लीवर के जो राइट लोब ऑफ द लीवर है कहाँ पे, राइट लोब ऑफ द ईयर। तो यहाँ पर जो लोब हैं कितने होते हैं टोटल, यहाँ पे लीवर के लोब होते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। तो लीवर के टोटल 4 लोब होते हैं, राइट, लेफ्ट, क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट, 4 लोब, राइट, लेफ्ट, क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट। तो यहाँ पर मेनली जो लीवर में एब्सिस का पस का फॉर्मेशन होता है वो होता है राइट लोब ऑफ द लीवर में, कहाँ पे, राइट लोब में।
नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कंडीशन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी इज एप्लीकेबल। कौन से केस में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी यूज़ की जाएगी? क्रोनिक एड्रिनल इनसफिशियंसी में, ब्रोंकियल अस्थमा में, प्रिवेंटिंग ग्राफ्ट रिजेक्शन इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में, कि ऑल ऑफ दी अबव। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक तरीके से स्टेरॉइड थेरेपी ही है, तो ये क्रोनिक एड्रिनल इनसफिशियंसी में भी यूज़ की जाएगी, ब्रोंकियल अस्थमा में यूज़ की जाएगी, ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है तो ग्राफ्ट रिजेक्शन से बचाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी या फिर स्टेरॉइड थेरेपी। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा क्या? ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट यूजफुल टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। तो मोस्ट यूजफुल टेस्ट कौन सा होगा डीएम को डायग्नोस करने के लिए? यूरिन ग्लूकोज, ईएसआर, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट या फिर कीटोन बॉडी लेवल। तो डायबिटीज मेलाइटिस को डायग्नोस करने के लिए जो टेस्ट किया जाएगा वो होगा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। कौन सा? ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। नेक्स्ट वन इज a patient with cerebral thrombosis is scheduled for cerebral angiography. Which of the following nursing care is appropriate for this client? तो यदि किसी पेशेंट के लिए सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस के लिए शेड्यूल किया गया है सेरिब्रल एंजियोग्राफी के लिए, तो यहाँ पर कौन सी नर्सिंग पॉइंट है, नर्सिंग केयर इंपॉर्टेंट होगी? इन्फॉर्म द क्लाइंट दैट a warm flushed feeling and salty taste may occur. Avoid applying a pressure dressing over the site of puncture. Keep the extremity used as puncture site fresh to prevent the bleeding after all of the above. तो यहाँ पर सेरिब्रल एंजियोग्राफी शेड्यूल की गई है, तो सेरिब्रल एंजियोग्राफी में आप पर्सन के लिए किस चीज़ के लिए यहाँ पे कहेंगे? सेरिब्रल जो एंजियोग्राफी होनी है क्या है? सेरिब्रल एंजियोग्राफी होनी है, तो यहाँ पे आप पर्सन को कहेंगे कि आप इन्फॉर्म द क्लाइंट दैट अ वार्म फ्लश्ड फीलिंग एंड अ सॉल्टी टेस्ट में अकर। तो यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स में ब्रेन के चारों तरफ यदि ब्लड वेसल्स में कुछ क्लॉट वगैरह है, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हुआ है, सेरिब्रल थ्रोम्बस का थ्रोम्बोसिस यहाँ पे कहा है, तो इसके लिए कंफर्म किया जाना है। सेरिब्रल एंजियोग्राफी की जाएगी तो यहाँ पर आपके लिए बेस्ड ऑन सिम्टम्स से किया जाएगा, बेस्ड ऑन सिम्टम्स किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक एक्सरे तरीके से कैसे होगा? सेरिब्रो एंजियोग्राफी में एक कैथेटर यूज़ होगा, एक्सरे इमेजिंग यूज़ की जाएगी, कॉन्ट्रास्ट मटेरियल आपको मुंह से दिया जाएगा एंड देन आपका एक्सरे किया जाएगा। तो जो कॉन्ट्रास्ट मटेरियल मुंह में जाएगा तो आपको सॉल्टी टेस्ट होगा, आपको गर्म सा फील होगा। तो इस तरीके से क्या किया जाएगा? सेरिब्रल एंजियोग्राफी की जाएगी। तो यहाँ पर आप पेशेंट को क्या कहेंगे कि वार्मनेस फील होगी, फ्लश्ड फीलिंग होगी और सॉल्टी टाइप का टेस्ट लगेगा आपको मुँह में। नेक्स्ट वन इज व्हाट डज मेल इंटरसेक्स मीन। तो मेल इंटरसेक्स का मतलब क्या है? Presence of female external genitalia with male gonads. Presence of male external genitalia with female gonads. A man having sexual relation with another man या फिर a man having sexual relation with a woman. तो यहाँ पर एक मैन के सेक्सुअल रिलेशन दूसरे से हैं तो उसको तो हम ये कहेंगे। यदि यहाँ पर बात की जाती है कि इंटरसेक्स, तो इंटरसेक्स का मतलब होगा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया फीमेल के हैं, जैसे कि लेबिया माइनोरा हो गया, मेजुरा होगा, क्लाइटोरिस हो गया, ये सब क्या है? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया फीमेल वाले हैं। और जो गोनेट्स हैं वो क्या है? यहाँ पर आपको जो ओवरी की जगह, यहाँ पर आपको क्या होगा? सर्विक्स की जगह पेनिस होगा। तो मेल गोनेट्स रहेंगे लेकिन एक्सटर्नल जेनाइटेलिया फीमेल के रहेंगे, वो कहलाएगा इंटरसेक्स। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मेन रीजन फॉर एंजाइना पेक्टोरिस। तो एंजाइना पेक्टोरिस चेस्ट पेन का मेन रीजन क्या होगा? न्यूरोलॉजिकल डिसीज, गैस्ट्रिक डिसीज, रेस्पिरेटरी डिसीज या फिर कार्डियक डिसीज। तो एंजाइना पेक्टोरिस का जो मेन रीजन होगा वो होगा कार्डियक प्रॉब्लम्स और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन इज व्हाट डज सिस्टोसील मीन्स। तो सिस्टोसील का मतलब क्या है? ऑक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन ब्लैडर, स्लाउटिंग इन द यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर इन्फेक्शन, हैविंग ब्लैडर एट्रोफी। तो सिस्टोसील में जो ब्लैडर है कहाँ पे हो जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर वल्स हो जाएगा रेक्टम के यहाँ पे, तो क्या है? सिस्टोसील। नेक्स्ट वन इज साइड इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी। यदि आप लंबे टाइम तक 6-6 महीने तक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी लेते हैं, स्टेरॉइड्स लेते हैं, क्या साइड इफेक्ट होंगे? पेप्टिक अल्सर होगा, सेंसिटिविटी टू इन्फेक्शन होगी, कैटरेक्ट होगा, ग्लूकोमा होगा, इम्यूनिटी सप्रेस्ड होगी। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव क्या है? ये सभी। नेक्स्ट इज
कोलीलिथियासिस, तो कोलीलिथियासिस का मतलब क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, स्टोन इन किडनी, स्टोन इन गॉल ब्लैडर या फिर इन्फेक्शन इन किडनी। तो गॉल ब्लैडर के स्टोन को कहेंगे हम कोलीलिथियासिस। क्या है? कोलीलिथियासिस। किडनी के स्टोन को कहेंगे हम नेफ्रोलिथियासिस। और कोलीलिथियासिस का मतलब तो यहाँ पर क्या हो गया? गॉल ब्लैडर में स्टोन का फॉर्मेशन होना। नेक्स्ट वन इज विच इज़ द बेस्ट टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग लिवर डिसफंक्शन। तो लिवर डिसफंक्शन के लिए बेस्ट टेस्ट कौन सा होगा? सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम बिलिरुबिन, एसजीपीटी या फिर प्रोथ्रोम्बिन। लिवर डिसफंक्शन को मतलब लिवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो कौन सा टेस्ट करेंगे हम? सीरम एल्ब्यूमिन टेस्ट, जो कि एक प्रोटीन है, ब्लड में पाया जाता है सबसे ज़्यादा मात्रा में। और इस टेस्ट से यदि लो एल्ब्यूमिन लेवल है मतलब आपका लिवर है जो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोन डिसीज दैट कॉज लॉस ऑफ बोन डेंसिटी एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर। कौन सी बोन डिसीज है जिसमें बोन डेंसिटी का लॉस होगा और साथ ही साथ फ्रैक्चर का रिस्क रहेगा? ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया फिर एम्फाइसीमा। जो डिसीज है जिसमें लॉस ऑफ बोन डेंसिटी देखने को मिलती है, रिस्क फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर होने का खतरा ज़्यादा है, तो वो ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि बोन डेंसिटी की और ये जनरली यदि फीमेल में बात करें तो मेनोपॉजल वुमेन में सबसे ज़्यादा एग्जाम में आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट वन इज इन डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया का मतलब क्या होगा? स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड सीक्रेटेड इन द स्टमक, एसिड इज सीक्रेटेड इन एक्सेस इन द स्टमक, नो रिलेशन टू एसिड सीक्रेशन इन स्टमक या फिर नन ऑफ द अबव। तो डिस्पेप्सिया का मतलब कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी है और इसका मतलब है कि ज़्यादा मात्रा में स्टमक में एसिड का सीक्रेशन होना। क्या होना? ज़्यादा मात्रा में स्टमक में एसिड का सीक्रेशन होना, जैसे कि HCl हो गया। नेक्स्ट वन इज द रीज़न वाई लिपस्टिक एंड नेल पॉलिश इज रिमूव बिफोर द सर्जरी। किसी भी सर्जरी के पहले नेल पॉलिश लिपस्टिक रिमूव की जाती है, क्यों? बिकॉज सर्जरी बिकम सक्सेसफुल, सर्जरी बिकम्स मोर ईजियर, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स या फिर साइनोसिस चेक टू द पेशेंट। यदि किसी पर्सन का नेल पॉलिश और लिपस्टिक रिमूव करवा दी जाती किसी भी सर्जरी के पहले, दैट मीन्स उसमें साइनोसिस को चेक करना आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि लिप्स और नेल से ही आप है जो प्रॉपर तरीके से चेक कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी शुड नॉट बी स्टॉप्ड सडनली बिकॉज। यदि किसी पर्सन को लंबे टाइम से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी दी जा रही है उसको अचानक से आप क्यों स्टॉप नहीं कर सकते हैं? सडन डिसकंटिन्यूएशन में रिजल्ट इन सीरियस मेंटल डिसऑर्डर। तो ये सिचुएशन होती है जब आप कोई भी साइकोटिक ड्रग्स देते हैं तब। सडन डिसकंटिन्यूएशन में कॉज एलर्जिक रिएक्शन एंड इन्फेक्शन, सडन डिसकंटिन्यूएशन में कॉज सीवियर एड्रिनल इनसफिशियंसी। तो यदि आपने अचानक से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या कर दिए? स्टॉप कर दिए, तो जो एड्रिनल इनसफिशियंसी है आपको देखने के लिए मिलेगी और एक सीवियर लीथल सिचुएशन हो सकती है जिसमें पर्सन की इवन जान भी जा सकती है। तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कभी भी कोई भी मेडिकेशन आपको स्टॉप नहीं करना है। नेक्स्ट इज द नर्स इज केयरिंग फॉर अ मेल क्लाइंट विद द डायग्नोसिस ऑफ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। नर्स मॉनिटर द क्लाइंट नोइंग दैट दिस क्लाइंट इज एट रिस्क फॉर विच विटामिन डेफिशिएंसी। तो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के लिए आप किसी पर्सन को चेक करते हैं, मेल क्लाइंट को, तो यहाँ पर क्लाइंट को देख के आपको क्या लगेगा कि क्रोनिक गैस्ट्राइटिस इसको किस विटामिन की कमी से हुआ है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन C या फिर विटामिन E की कमी के कारण। जो पर्सन को क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हुआ है विटामिन B12 की कमी के कारण। किसके कारण? विटामिन B12 की कमी के कारण। नेक्स्ट वन इज रेनॉल्ड्स डिसीज। तो रेनॉल्ड्स डिसीज किसकी डिसीज है? नर्वस सिस्टम की, डाइजेस्टिव सिस्टम डिसीज की, हार्ट सर्कुलेटरी की, रेस्पिरेटरी डिसीज की। रेनॉल्ड्स डिसीज जिसको आप बर्गर्स डिसीज भी कहेंगे, तो ये किसके कारण होगी? ये होगी हार्ट सर्कुलेटरी प्रॉब्लम के कारण। तो यहाँ पर ब्लड वेसल्स में जनरली फिंगर और टोस की ब्लड वेसल्स क्या होंगी? कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर जनरली ये कोल्ड के कारण होगा, तो यहाँ पर प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा और आपके हाथ हैं जो ब्लू और वाइट कलर के हो जाएंगे, क्योंकि क्या कहलाएगा? रेनॉल्ड्स डिसीज। नेक्स्ट इज द इम्यूनोग्लोबुलिन दैट इज फाउंड इन द ब्रेस्ट मिल्क। तो ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा है? IgG, IgM, IgD या फिर IgA। प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाला होगा IgG और ब्लड मिल्क में पूछते हैं तो IgA। नेक्स्ट इज द ट्रॉमा कॉज ड्यूरिंग मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन डिसअरिथमिया इज।
कौन सा ट्रॉमा कहलाएगा जो मायोकार्डियल इंफ्राक्शन और डिसअरिथमिया के कारण हुआ है? कार्डियोजेनिक ट्रॉमा, हाइपोवॉल्यूमिक ट्रॉमा, न्यूरोजेनिक ट्रॉमा या फिर सेप्टिक ट्रॉमा? तो ऐसा ट्रॉमा जो मायोकार्डियल इंफ्राक्शन डिसअरिथमिया के कारण हुआ है वो कहलाता है कार्डियोजेनिक ट्रॉमा। द वॉल्यूम ऑफ यूरिन इन ओलिगोयूरिया इज, तो ओलिगोयूरिया में यूरिन की कितनी वॉल्यूम पास होगी? लेस देन 100 ml, लेस देन 400 ml, लेस देन 800 ml इफ डज नॉट मेक द यूरिन। तो ओलिगोयूरिया में जो यूरिन की वॉल्यूम की बात करते हैं तो 400 ml से भी कम, कितना? लेस देन 400 ml। एन यूरिया में होगा 100 ml से कम, लेकिन ओलिगोयूरिया में लेस देन 400 ml। क्लियर? नेक्स्ट इज टी ट्यूब ड्रेनेज इज यूज्ड आफ्टर विच सर्जरी? तो टी ट्यूब ड्रेनेज किस सर्जरी के बाद यूज़ किया जाता है? लोबेक्टोमी, बिलरोथ, कोलिसिस्टेक्टोमी या फिर इलियोस्टोमी? तो टी ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम है जो यूज़ किया जाता है। क्या है? टी ट्यूब ड्रेन है जो यूज़ किया जाता है। एग्जाम में आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। तो यहाँ पर ये जनरली जब भी कोई भी सर्जरी कोलिसिस्टेक्टोमी या फिर देखिए यहाँ पर विथ इमेज से समझिए आप जो इजी रहेगा आपको। टी ट्यूब और टी शेप्ड ट्यूब प्लेस्ड इन द कॉमन बाइल डक्ट फॉलोइंग प्रोसीजर इन्वॉल्विंग द डक्ट सच एज आफ्टर कोलिडोटोमी। तो कोलिडोक्टोमी और कोलिसिस्टेक्टोमी यदि कोई प्रोसीजर किया जाता है तो इस केस में क्या किया जाएगा? यहाँ पे एक ट्यूब है जो इंसर्ट की जाएगी टी शेप में, जो कि ट्यूब रहेगी यहाँ पे, और इसके पीछे क्या होगा? एक कलेक्शन बैग होगा। क्या होगा? फ्लूइड कलेक्शन बैग होगा। जो भी ड्रेन होगा वो यहाँ से बाहर आएगा। नेक्स्ट वन इज द कॉज ऑफ निमोनिया इन एड्स पेशेंट्स। तो एड्स वाले पर्सन में निमोनिया होगा, इसका क्या कॉज होगा? स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोसाइटिस, कॉर्नी या फिर माइकोप्लाज्मा? जो कॉज होगा यहाँ पर एड्स पेशेंट में निमोनिया का होगा न्यूमोसाइटिस कॉर्नी, जो कि एक न्यूमोसाइटिस जीरोबैकी या फिर न्यूमोसाइटिस कॉर्नी है। क्या है? ये एक फंगल टाइप की इन्फेक्शन है। क्या है? फंगल इन्फेक्शन है लंग्स के लिए, जो कि यहाँ पर न्यूमोसाइटिस कैरनी और पीसीपी निमोनिया के नाम से भी जाना जाता है, और जो कि एड्स के मरीज में यदि निमोनिया को कॉज करेगा तो क्या होगा? न्यूमोसाइटिस कैरनी। नेक्स्ट वन इज प्रेजेंस ऑफ शुगर इन द यूरिन। तो यदि यूरिन में शुगर है तो क्या है? ओलिगोयूरिया, तो 400 ml से कम यूरिन है वो हो गया। ग्लाइकोस यूरिया, यूरिन में क्या है? शुगर है तो ग्लाइकोस यूरिया। यूरिन में यदि ब्लड है तो हेमेच्यूरिया, और पस है तो पायूरिया। क्लियर? ओलिगोयूरिया में 400 ml से भी कम यूरिन पास होना। ग्लाइकोस यूरिया मतलब यूरिन में शुगर है। हेमेच्यूरिया मतलब यूरिन में ब्लड है। पायूरिया मतलब यूरिन में पस सेल्स हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द थैलेसीमिया? तो थैलेसीमिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, डायलेंटिन या फिर डिप्रोक्सामाइन? तो थैलेसीमिया के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो होती है डिप्रोक्सामाइन। कौन सी? डिप्रोक्सामाइन। नेक्स्ट वन इज कैंसर फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू। तो जो कैंसर कनेक्टिव टिश्यू में होगा वो क्या कहलाएगा? कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकेमिया या फिर मेटास्टेसिस? तो जो कैंसर कनेक्टिव टिश्यूज में होगा वो कहलाता है सार्कोमा। क्या है? सार्कोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको सीक्वेंस वाइज। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पेसिफिक डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम। तो इनमें से कौन सा जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा किसी भी डिसीज को लेके और स्केलेटल सिस्टम को मैच करेगा? ऑस्टियोपोरोसिस, डिक्रीज इन बोन मास एंड हायर चांसेस ऑफ फ्रैक्चर्स विथ एडवांस्ड एज। दूसरा है माइस्थेनिया ग्रेविस इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स, गट इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम या फिर रिलेटेड शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स। तो यहाँ पर माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, लेकिन जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, ये गट में होगा। फिर एक गट का इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड, नॉट कैल्शियम। यूरिक एसिड का डिपोजिशन होगा, ना कि कैल्शियम का। तो यहाँ पर आपका जो सही स्टेटमेंट बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर होता है, वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑस्टियोपोरोसिस, डिक्रीज इन बोन मास एंड हायर चांसेस ऑफ फ्रैक्चर्स विथ एडवांस एजिंग। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन सफरिंग फ्रॉम सीरियस मेंटल इलनेसेज। तो यदि यहाँ पर कितने परसेंट पॉपुलेशन है जो सीरियस मेंटल इलनेस से सफ़र करती है? 3, 1, 10 या फिर 5%। तो यदि वर्ल्ड वाइड बात करते हैं पूरे विश्व में तो एटलीस्ट 10% तक जनता है जो सीरियस मेंटल इलनेस से सफ़र करती है। नेक्स्ट इज
यूफोरिया इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यूफोरिया किसके कारण होगा? ऑप्शन में है यहाँ पर सेडेटिव ड्रग्स के, साइकोट्रॉपिक ड्रग्स के, फ्यूमिगेंट सब्सटेंस के, या फिर बोथ 1 और 2, मतलब सेडेटिव और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस से। तो यहाँ पर यूफोरिया क्या है? यूफोरिया किसके कारण होगा? तो यूफोरिया का मतलब है फीलिंग ऑफ वेलबींग और रिलेशन, मतलब आप अपने आप को बहुत फेमस टाइप का समझने लगेंगे। तो यहाँ पर एक इसमें होगा सेडेटिव ड्रग्स से भी होगा और साइकोट्रॉपिक ड्रग्स से भी होगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज अननेसेसरी एक्सेसिव फियर ऑफ हाई प्लेसेस कॉल्ड। तो यहाँ पर कुछ ऐसी जगहों में जाने से आपको बहुत ज़्यादा डर लगना, एक्सेसिव फियर लगना, तो ये क्या है? एग्रोफोबिया, एक्रोफोबिया, एल्गोफोबिया की जीनोफोबिया। तो ये कहलाएगा आपका एक्रोफोबिया। किसी को बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में जाने से डर लगता है, वो कहलाएगा एक्रोफोबिया। नेक्स्ट वन, इन विच चैप्टर ऑफ द मेंटल हेल्थ एक्ट देयर इज अ रूल रिगार्डिंग द डिस्चार्ज ऑफ मेंटल पेशेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल। मेंटल हेल्थ एक्ट से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मेंटल हेल्थ एक्ट आता है, मेंटल हेल्थ एक्ट बिल पास कब हुआ, या फिर मेंटल हेल्थ डे आप कब मनाते हैं। और यहाँ पर जो DSM 4th क्लासिफिकेशन है और ICD 10 क्लासिफिकेशन, उनमें से आपको एग्जाम में आता है। मेंटल हेल्थ एक्ट का जो रूल है, मेंटल पेशेंट को आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर सकते हैं, वो रूल है आपका चैप्टर नंबर 5 में। किसमें? चैप्टर नंबर 5। नेक्स्ट इज व्हाट डज जूफोबिया मीन्स। तो जू का मतलब होगा एनिमल, फोबिया का मतलब होगा डर लगना। तो इनएक्सप्लेनेबल फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस, तो क्लस्ट्रोफोबिया होगा। फियर ऑफ वाटर, तो हाइड्रोफोबिया होगा। फिर यहाँ पर है कि फियर ऑफ ओपन प्लेसेस, तो एक्रोफोबिया ही होगा। फियर ऑफ एनिमल्स मतलब कि जूफोबिया। नेक्स्ट वन इज रिवर्सिबल डिमेंशिया इज सीन इन। रिवर्सिबल डिमेंशिया किस केस में देखने को मिलेगा? विल्सन में, मैक्सेडीमा, अल्जाइमर्स, या फिर हंटिंगटन डिसीज में। तो रिवर्सिबल डिमेंशिया देखने को मिलेगा मैक्सेडीमा में। किसमें? मैक्सेडीमा में। नेक्स्ट इज कॉमन रिस्क फैक्टर इन पेशेंट विद सीवियर डिप्रेशन इज। तो सीवियर डिप्रेशन के मरीज में कॉमन रिस्क फैक्टर कौन से होंगे? फैटिगेबिलिटी, हेल्यूसिनेशन, एजिटेशन, सुसाइडल टेंडेंसी। तो जो कॉमन रिस्क फैक्टर होंगे सीवियर डिप्रेशन के मरीज में, वो होगा सुसाइडल टेंडेंसी। उसको बार बार आत्महत्या करने के ख्याल जरूर आएंगे, और कुछ केस में इवन जो सुसाइड करते हैं लोग, वो जनरली डिप्रेशन में ही किया जाता है। या फिर डिप्रेशन का जो कॉम्प्लिकेशन पूछे सीवियर, वो होता है सुसाइड करना। नेक्स्ट वन इज मेंटल इलनेस दैट कॉज बॉडीली सिम्टम्स इंक्लूडिंग पेन एंड द सिम्टम्स कांट बी ट्रैक्ड बैक टू एनी फिजिकल कॉज इज नोन एज। तो ऐसी मेंटल इलनेस जिसमें बॉडी के सिम्टम्स, जैसे कि आपको दर्द हो रहा है लेकिन वो आपको पता नहीं चलेगा दर्द कहाँ पे हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, पता ही नहीं है। कि आप बोलते हैं कि दर्द होता है लेकिन पता ही नहीं कहाँ हो रहा है, तो वो क्या है? PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, या फिर डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। यहाँ पर ये आपका कहलाएगा सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। क्या होगा? सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। नेक्स्ट वन इज इन विच टाइप ऑफ सीजोफ्रेनिया द पेशेंट्स मोटार बिहेवियर इज ग्रेटली डिस्टर्ब्ड। किस टाइप के सीजोफ्रेनिया में पेशेंट का मोटार बिहेवियर डिस्टर्ब रहेगा? कैटाटोनिक, रेसिडुअल, हैब्रिफेनिक, या फिर पैरानॉइड। तो मोटार मतलब बॉडी के जो हाथ पैर हैं वो किस में होंगे? वो होंगे आपके सबसे ज़्यादा कैटाटोनिक में। किस में? कैटाटोनिक में। पैरानॉइड में आप शकीले टाइप के हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया। नेक्स्ट वन इज मैनिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो मैनिया का क्या मतलब? पैरानॉइड डिल्यूजन, हाई सेल्फ स्टीम, लॉस ऑफ इंसाइट, लॉस ऑफ ओरिएंटेशन। मैनिया में होगा हाई सेल्फ स्टीम। क्या होगी? हाई सेल्फ स्टीम। होता है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑस्टियोपोरोसिस, डिक्रीज इन बोन मास एंड हायर चांसेस ऑफ फ्रैक्चर्स विथ एडवांस एजिंग। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन सफरिंग फ्रॉम सीरियस मेंटल इलनेसेस। तो यदि यहाँ पर कितने % पॉपुलेशन है जो सीरियस मेंटल इलनेस से सफ़र करती है? 3, 1, 10 या फिर 5%। तो यदि वर्ल्ड वाइड बात करते हैं हम पूरे विश्व में, तो एटलीस्ट 10% तक जनता है जो सीरियस मेंटल इलनेस से सफ़र करती है। नेक्स्ट इज यूफोरिया इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यूफोरिया किसके कारण होगा? ऑप्शन में है यहाँ पर सेडेटिव ड्रग्स के, साइकोट्रॉपिक ड्रग्स के, फ्यूमिगेंट सब्सटेंस के, या फिर बोथ 1 और 2,
मतलब सेडेटिव और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस से। तो यहाँ पर यूफोरिया क्या है, यूफोरिया किसके कारण होगा? तो यूफोरिया का मतलब है फीलिंग ऑफ वेलबींग और रिलेशन, मतलब आप अपने आप को बहुत फेमस टाइप का समझने लगेंगे। तो यहाँ पर एक इसमें होगा सेडेटिव ड्रग्स से भी होगा और साइकोट्रोपिक ड्रग्स से भी होगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज अननेसेसरी एक्सेसिव फियर ऑफ हाई प्लेसेस कॉल्ड? तो यहाँ पर कुछ ऐसी जगहों में जाने से आपको बहुत ज़्यादा डर लगना, एक्सेसिव फियर लगना, तो ये क्या है? एग्रोफोबिया, एक्रोफोबिया, एल्गोफोबिया कि जीनोफोबिया? तो ये कहलाएगा आपका एक्रोफोबिया। किसी किसी को बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में जाने से डर लगता है, वो कहलाएगा एक्रोफोबिया। नेक्स्ट वन, इन विच चैप्टर ऑफ द मेंटल हेल्थ एक्ट देयर इज अ रूल रिगार्डिंग द डिस्चार्ज ऑफ मेंटल पेशेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल? मेंटल हेल्थ एक्ट से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मेंटल हेल्थ एक्ट आता है, मेंटल हेल्थ एक्ट बिल पास कब हुआ, या फिर मेंटल हेल्थ डे आप कब मनाते हैं। और यहाँ पर जो DSM 4th क्लासिफिकेशन है और ICD 10 क्लासिफिकेशन, उनमें से आपको एग्जाम में आता है मेंटल हेल्थ एक्ट का जो रूल है, मेंटल पेशेंट को आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर सकते हैं, वो रूल है आपका चैप्टर नंबर 5 में। इसमें चैप्टर नंबर 5। नेक्स्ट इज व्हाट डज जूफोबिया मीन्स? तो जू का मतलब होगा एनिमल, फोबिया का मतलब होगा डर लगना। तो इनएक्सप्लेनेबल फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस तो क्लस्ट्रोफोबिया होगा। फियर ऑफ वाटर तो हाइड्रोफोबिया होगा। फिर यहाँ पर है कि फियर ऑफ ओपन प्लेसेस तो एक्रोफोबिया ही होगा। फियर ऑफ एनिमल्स मतलब कि जूफोबिया। नेक्स्ट वन इज रिवर्सिबल डिमेंशिया इज सीन इन? तो रिवर्सिबल डिमेंशिया किस केस में देखने को मिलेगा? विल्सन में, मैक्सेडीमा, अल्जाइमर्स या फिर हंटिंगटन डिसीज में? तो रिवर्सिबल डिमेंशिया देखने को मिलेगा मैक्सेडीमा में। किसमें? मैक्सेडीमा में। नेक्स्ट इज कॉमन रिस्क फैक्टर इन पेशेंट विद सीवियर डिप्रेशन इज? तो सीवियर डिप्रेशन के मरीज में कॉमन रिस्क फैक्टर कौन से होंगे? फैटिगेबिलिटी, हेल्यूसिनेशन, एजिटेशन, सुसाइडल टेंडेंसी? तो जो कॉमन रिस्क फैक्टर होंगे सीवियर डिप्रेशन के मरीज में वो होगा सुसाइडल टेंडेंसी। उसको बार बार आत्महत्या करने के ख्याल जरूर आएंगे, और कुछ केस में इवन जो सुसाइड करते हैं लोग वो जनरली डिप्रेशन में ही किया जाता है, या फिर डिप्रेशन का जो कॉम्प्लिकेशन पूछे सीवियर वो होता है सुसाइड करना। नेक्स्ट वन इज मेंटल इलनेस दैट कॉज बॉडीली सिम्टम्स इंक्लूडिंग पेन एंड द सिम्टम्स कांट बी ट्रैक्ड बैक टू एनी फिजिकल कॉज इज नोन एज? तो ऐसी मेंटल इलनेस जिसमें बॉडी के सिम्टम्स, जैसे कि आपको दर्द हो रहा है लेकिन वो आपको पता नहीं चलेगा दर्द कहाँ पे हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, पता ही नहीं है, कि आप बोलते हैं कि दर्द होता है लेकिन पता ही नहीं कहाँ हो रहा है, तो वो क्या है? PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर या फिर डिसोसिएटिव डिसऑर्डर? यहाँ पर ये आपका कहलाएगा सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। क्या होगा? सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। नेक्स्ट वन इज इन विच टाइप ऑफ सीजोफ्रेनिया द पेशेंट्स मोटार बिहेवियर इज ग्रेटली डिस्टर्ब्ड? किस टाइप के सीजोफ्रेनिया में पेशेंट का मोटार बिहेवियर डिस्टर्ब रहेगा? कैटाटोनिक, रेसिडुअल, हैब्रिफेनिक या फिर पैरानॉइड? तो मोटार मतलब बॉडी के जो हाथ पैर हैं वो किस में होंगे? वो होंगे आपके सबसे ज़्यादा कैटाटोनिक में। किसमें? कैटाटोनिक में। पैरानॉइड में आप शकीले टाइप के हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया। नेक्स्ट वन इज मैनिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय? तो मैनिया का क्या मतलब? पैरानॉइड डिल्यूजन, हाई सेल्फ स्टीम, लॉस ऑफ इंसाइट, लॉस ऑफ ओरिएंटेशन? मैनिया में होगा हाई सेल्फ स्टीम। क्या होगी? हाई सेल्फ स्टीम। ऑल इंटरवेंशन प्रिवेंट्स हाइपोथर्मिया इन प्रीटर्म बेबीज एक्सेप्ट? तो सभी इंटरवेंशन क्या है? सभी इंटरवेंशन प्रीटर्म बेबी को हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करेंगे, किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है यूज ऑफ पॉलीइथिलीन प्लास्टिक रैप्स, यूजिंग डबल लेयर्ड इंक्यूबेटर्स, यूजिंग वुलन कैप्स टू कवर द हेड, कीपिंग द डिलीवरी रूम टेम्परेचर एट 22 डिग्री सेल्सियस? तो कभी भी डिलीवरी रूम का टेम्परेचर 22 डिग्री है जो नहीं रखा जाता। कितना है? जो 22 डिग्री नहीं रखा जाता, 25 डिग्री के ऊपर ही रखा जाता है। तो यहाँ पर हाइपोथर्मिया से आप बच्चे को कैसे प्रिवेंट नहीं कर सकते? तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका आंसर होगा। KMC जो कंगारू मदर केयर है वो भी आपको एग्जाम में पूछी जाती है, तो यहाँ पर आपको जो हाइपोथर्मिया के रिलेट ही करेगी। नेक्स्ट वन इज सरफेक्टेंट इनएक्टिवेशन अकर्स इन?
तो सरफेक्टेंट इनएक्टिवेशन कब देखने को मिलेगा? इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर, माँ डायबिटिक रही हो, मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, ट्रांजिएंट टैकिपनिया ऑफ न्यूबॉर्न या ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लासिया। सरफेक्टेंट एक्टिवेशन देखने को जनरली तब मिलेगा जब बच्चे ने मेकोनियम एस्पिरेट कर लिया हो। क्या कर लिया? बच्चे ने मेकोनियम एस्पिरेट कर लिया हो, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की सिचुएशन डेवलप हो रही हो। सरफेक्टेंट इनएक्टिवेशन देखने को मिलेगा मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम में। नेक्स्ट इज टोटल लंग कैपेसिटी इन अ न्यूबॉर्न। तो न्यूबॉर्न बेबी की टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होगी? 100 ml, 350 ml, 500 ml या फिर 150 ml। टोटल लंग कैपेसिटी होती है एक न्यूबॉर्न बेबी की 150 ml, 150 ml। नेक्स्ट वन इज मैक्रोसोमिया मीन्स। तो मैक्रोसोमिया का मतलब क्या? मैक्रो का मतलब तो बड़ा हो गया, और यहाँ पर ऑप्शन है बेबी विथ लार्ज टंग, बेबी विथ लार्ज हेड, लार्ज साइज बेबी, या फिर बेबी हुज बर्थ वेट इज नॉट एडिक्वेट टू द लेंथ। तो वो स्मॉल फॉर डेट जेस्टेशनल वाले बेबी कहलाएंगे, लेकिन लार्ज साइज बेबी जो कि डायबिटिक मदर के होते हैं जनरली, तो ये क्या है यहाँ पे? लार्ज साइज बेबी क्या कहलाएगा? मैक्रोसोमिया। बेबी विथ लार्ज हेड तो हाइड्रोसेफेलस में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज ऑल दी फॉलोइंग आर नॉर्मल मैनिफेस्टेशन इन न्यूबॉर्न बेबी एक्सेप्ट। सभी फाइंडिंग नॉर्मल है किसी एक को छोड़कर। अनइवन हेड शेप, रेस्पिरेशन आर रेगुलर एब्डोमिनल 30 to 60 beat per minute, पॉजिटिव मोरो रिफ्लेक्स, हार्ट रेट इज 80 BPM। तो ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी की हार्ट रेट 140 से 160 तक होती है, तो इतने में तो क्या है? नॉर्मल नहीं है। नेक्स्ट वन इज एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेटिंग यूजिंग। तो एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैकडोनाल्ड रूल से, नेगल्स रूल से, रूल ऑफ 9 या फिर डाउन्स फार्मूला। सब फार्मूला आपने पढ़े हुए हैं, लेकिन जो एस्टिमेटेड EDD आप कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट की जाती है नेगल्स रूल से। किससे? नेगल्स रूल से। इसमें LMP का फर्स्ट दिन प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज हैं जो ऐड कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज आयरन सप्लीमेंटेशन इन अ हेल्दी टर्म ब्रेस्ट फीड बेबी शुड बी स्टार्टेड एट द एज ऑफ। तो आयरन सप्लीमेंटेशन है, यदि आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है तो यहाँ पर आप आयरन है जो कब तक दे सकते हैं? 2 वीक, 4 वीक, 8 वीक या फिर 6 वीक तक। तो आयरन सप्लीमेंटेशन इन हेल्दी टर्म ब्रेस्ट फीड बेबी शुड बी स्टार्टेड एट द एज ऑफ 6 वीक के बाद से बच्चे में आप आयरन देना स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्राइटेरिया फॉर लो बर्थ वेट बेबी। तो लो बर्थ वेट बेबी का सही क्राइटेरिया क्या है? तो नॉर्मल इंडियन बेबीज़ का जो बर्थ वेट कंसीडर किया जाता है वो होता है 2.5 to 3 kg। तो यहाँ पर भी जो नॉर्मल जो लो बर्थ वेट बेबी में क्या होगा? इससे कम जाएगा। नॉर्मल बर्थ वेट कितना होता है इंडियन बेबी का? 2.5 to 3.5 kg। लेकिन ओवरऑल बेबी वेट बर्थ वेट इज लेस देन 2.5 kg। किस में कंसीडर किया जाएगा? लो बर्थ वेट में। एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट, सॉरी वेरी लो बर्थ वेट में होगा 1.5 kg। नेक्स्ट वन इज साइज ऑफ सक्शन कैथेटर यूज्ड इन न्यूनेट फॉर ओरल एंड नेजल सक्शनिंग इज। तो यहाँ पर न्यूनेट में आप जब सक्शनिंग करते हैं तो जो नेजल सक्शनिंग करते हैं तो सक्शन के कैथेटर की साइज़ कितनी होनी चाहिए? 8 फ्रेंच, 12 फ्रेंच, 14 फ्रेंच या फिर 16 फ्रेंच। तो जो डायमीटर होता है वो होना चाहिए 8 फ्रेंच का। सबसे पहले सक्शनिंग हमेशा ओरल करना है, देन आफ्टर नेजल, ताकि बच्चा मेकोनियम को एस्पिरेट ना कर पाए, जो भी म्यूकस वगैरह है वो भी एस्पिरेट ना कर पाए। नेक्स्ट इज बेस्ट साइट टू डेमोन्स्ट्रेट कैपिलरी फिलिंग इन इन्फेंट्स। तो इन्फेंट्स में कैपिलरी रिफिलिंग टाइम आप कहाँ चेक करेंगे? नेल बेड में, स्टर्नम में, ईयर लोब्यूल में कि ग्रेट टो में? तो इन्फेंट में जो कैपिलरी रिफिलिंग टाइम है वो आप कहाँ चेक करेंगे सबसे अच्छे से? नेल बेड्स में। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एंड आइडल पेल्विस। तो मोस्ट कॉमन और आइडल पेल्विस कौन सी होती है? सबको पता है, वो होती है गायनेकॉइड पेल्विस। कौन सी? एक पर्टिकुलर वेजाइनल नेचुरल बर्थ के लिए जो कॉमन पेल्विस और आइडल पेल्विस कंसीडर की जाती है वो होती है गायनेकॉइड पेल्विस। नेक्स्ट वन इज द फीलिंग ऑफ द चाइल्ड्स मूवमेंट बाय द मदर इज कॉल्ड। तो माँ को अपने बच्चे के जो मूवमेंट फील होते हैं वो क्या कहलाएंगे? लाइटनिंग, इंगेजमेंट, क्विकनिंग या फिर बलॉटमेंट। तो ये कहलाएगा क्विकनिंग। ये जनरली प्रीमी पैरा मदर को 20 वीक्स में फील होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या है? फर्स्ट फीटल मूवमेंट जो कि माँ को अपने बच्चे के फील होते हैं वो कहलाएगा क्विकनिंग। नेक्स्ट वन इज द फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ द यूट्रस इन रिलेशन टू द वेजाइना इज कॉल्ड।
तो आपने जो एंगल वाइज पढ़ा है यूट्रस का वही एंटीवर्जन एंटी फ्लेक्शन। तो यहाँ पर फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ द यूट्रस इन रिलेशन टू द वेजाइना इट्स कॉल्ड द एंटी फ्लेक्शन। क्या है? एंटी फ्लेक्शन। नेक्स्ट इज जैकमियर साइन इज ऑल्सो नोन एज, जैकमियर साइन को और क्या कहेंगे आप? ओसिएंडर साइन, चैडविक साइन, गॉडेल साइन या फिर हैगर साइन। जैकमियर साइन के लिए आप कहेंगे चैडविक साइन। क्या है? कहलाएगा चैडविक साइन। नेक्स्ट इज एट विच ऑफ द फॉलोइंग वीक्स ऑफ जेस्टेशन डज द यूट्रस नॉर्मली रीच द लेवल ऑफ एक्सीफेस्टर्नम। चेस्ट तक, एक्सीफेस्टर्नम तक, जो स्टर्नम का लास्ट पार्ट है वहाँ तक यूट्रस कब पहुँच जाएगी? 32 वीक्स के जेस्टेशनल पीरियड में, 36 वीक के जेस्टेशनल पीरियड में, 40 वीक्स के जेस्टेशन में कि 42 वीक्स के जेस्टेशन में। तो एक्सीफेस्टर्नम तक जो यूट्रस है कब पहुँच जाएगी? ये पहुँचेगी 36 वीक्स में। कब? 36 वीक्स में। नेक्स्ट इज फोर्सेप्स शुड नॉट बी यूज्ड इन। फोर्सेप्स का यूज़ कब नहीं किया जाएगा? ट्विन डिलीवरी में, हाइड्रोसेफेलस में, पोस्ट मैच्योरिटी में कि आफ्टर कमिंग हेड ऑफ द ब्रीच। तो फोर्सेप्स का यूज़ आप हाइड्रोसेफेलस में नहीं कर सकते हैं क्योंकि बच्चे का ऑलरेडी हेड इतना बड़ा है। तो यहाँ पे आप हाइड्रोसेफेलस के केस में फोर्सेप्स यूज़ नहीं कर सकते हैं। हाइड्रोसेफेलस में क्या होगा? बच्चे के जो सिर है क्या होगा? CSF का एक्यूमुलेशन होने के कारण बहुत ही बड़ा हो जाएगा, लार्ज साइज हेड हो जाएगा। इस केस में आप फोर्सेप्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से हार्मोन को? पैराथायराइड तो कैल्सिटोनिन को रिलीज करेगी, ग्लूकागोन पैंक्रियाज रिलीज करेगी, पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करेगी प्रोलैक्टिन हार्मोन का। एट व्हाट स्टेज ऑफ लेबर इज एपिजियोटोमी यूजुअली डन। तो एपिजियोटोमी और पेरिनियोटोमी किस स्टेज में की जाती है? फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ या फिर सेकेंड? तो फर्स्ट स्टेज में सर्विक्स का डायलेशन होता है 0 से 10 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेज में बेबी का एक्सपल्सन होता है। तो इसी सेकेंड स्टेज में एपिजियोटोमी की जाती है जब वेजाइना और जो एनएसएस के बीच में कट लगाया जाता है। इसको क्या कहा जाता है? एपिजियोटोमी और पेरिनियोटोमी। तो ये कब की जाती है? सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में। नेक्स्ट वन इज विच हार्मोन इज नेसेसरी फॉर द पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। कौन सा हार्मोन पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए जरूरी है? प्रोजेस्टेरोन, HCG, एस्ट्रोजन या फिर प्लेसेंटल लैक्टोजन। तो पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए जो हार्मोन जरूरी है वो होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। सिंक्टोट्रोपोब्लास्ट सेल्स इसके लिए रिलीज करेंगी, एग्जाम में आता है। और ये ओनली प्रेगनेंसी में ही रिलीज होगा। कुछ रेयर केस में यदि मोलार प्रेगनेंसी है उस केस में भी ये बन सकता है, या फिर कुछ कार्सिनोमा वगैरह डेवलप हो रहा है तब बनेगा। लेकिन नॉर्मल पॉजिटिव प्रेगनेंसी में HCG हार्मोन की ज़रूरत रहेगी। नेक्स्ट इज एन इर्रेगुलर असाइक्लिक ब्लीडिंग फ्रॉम द यूट्रस इज नोन एज। इर्रेगुलर है, असाइक्लिक ब्लीडिंग है यूट्रस से, तो ये क्या कहलाएगी? पॉलीमेनोरिया, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, मेट्रोरेजिया, ओलिगोमेनोरिया या फिर मेनोरेजिया। तो असाइक्लिक मतलब साइकिल में नहीं हो रही कि 28 दिन की साइकिल हो रही, कभी भी बीच में 2 बार भी हो सकती है, तो ये कहलाएगी मेट्रोरेजिया। नेक्स्ट वन इज कीपिंग अ मेडिसिन इन द इंटरनल कैविटी ऑफ द माउथ बॉडी इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड। बॉडी को इंटरनल कैविटी में क्या करना? इंस्टिल करना कोई भी मेडिसिन, क्या कहलाएगा? इनहेलेशन। इनहेलेशन तो आप स्प्रे से दे सकते हैं, नोज से दे सकते हैं। यहाँ पर इंटरनल कैविटी की बात हो रही है। इंटरवल और इंसर्शन या फिर इंसुलेशन, तो ये कहलाएगी आपकी इंस्टॉलेशन। जैसे आप आँख में कोई भी ड्रॉप डालते हैं, ईयर में ड्रॉप डालते हैं, क्या है? ये इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट इज नोजोकोमियल इन्फेक्शंस आर ऑल्सो नोन एज। तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन को और क्या कहेंगे आप? हॉस्पिटल एक्वायर्ड, इडियोपैथिक, प्राइमरी या फिर याट्रोजेनिक। तो डॉक्टर हॉस्पिटल सेटिंग से जो इन्फेक्शन है वो कहलाएगा याट्रोजेनिक। फिर यहाँ पर नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहलाएगा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, और जनरली 48 घंटे के बाद डेवलप होगा। नेक्स्ट इज चेंज इन द अमाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट कॉज द टिटेनी डिसीज। तो यहाँ पर किस इलेक्ट्रोलाइट की कमी के कारण टिटेनी होगा? तो ये होता है हाइपोकैल्सीमिया की कमी के कारण। जब आपके ब्लड सीरम लेवल में कैल्शियम की कमी हो जाए तब टिटेनी डेवलप होगा। नेक्स्ट इज विच पोजीशन इज मोस्टली रिकमेंडेड फॉर रेक्टल एग्जामिनेशन। तो रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए कौन सी पोजीशन अपनाई जाती है? तो वेजाइनल के लिए तो लिथोटोमी अपनाई जाती है, डोर्सल रिकम्बेंट अपनाई जाती है, द कॉर्ड प्रोलैप्स हो रहा हो तब,
सिम्स पोजीशन और प्रॉन। तो यहाँ पर जो पोजीशन अपनाई जाएगी रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए होगी आपकी सिम्स पोजीशन। नेक्स्ट इज विच प्रिपरेशन इज गिवन इन डेप्थ ऑफ द मसल्स बाय जेट टेक्निक। तो जेट टेक्निक के थ्रू कौन सी मेडिसिन दी जाएगी? जिंक, आयरन, विटामिन सी या फिर कैल्शियम। तो जेट ट्रैक मेथड क्यों अप्लाई जाती है? ताकि कोई भी मेडिसिन का लीकेज ना हो टिश्यू में, और ये IM मेथड में ही अप्लाई जाती है। तो यहाँ पर जेट टेक्निक के थ्रू आप आयरन इंजेक्शन एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट कॉज्ड बाय द वायरस। तो इनमें से कौन सी डिसीज है जो वायरस से नहीं होती है? पोलियो, चिकन पॉक्स, एड्स या फिर TB। जो डिसीज़ वायरस से नहीं होती है वो है TB, ट्यूबरक्लोसिस से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्ला बैक्टीरिया से होगी। बाकी चिकन पॉक्स, पोलियो, एड्स ये तीनों वायरल इन्फेक्शन है। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ द अंडर 5 क्लिनिक इंक्लूड। तो अंडर 5 क्लिनिक के क्या कंपोनेंट हैं? वैक्सीनेशन, न्यूट्रिशन सर्वे, ORS थेरेपी। आंसर होगा आपका यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव। अंडर 5 क्लिनिक और जो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव है दोनों एग्जाम में आपको आते हैं। नेक्स्ट वन इज मलेरिया इज कॉज्ड बाय। तो मलेरिया का कॉज सबको पता है, वो है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। क्या है? प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। जो ब्रेन में होने वाला मलेरिया होगा वो भी आता है, तो वो भी किसके थ्रू होगा? फाल्सीपेरम के द्वारा। नेक्स्ट इज द मेन कॉज ऑफ लंग्स कैंसर इज। फेफड़े के कैंसर का मेन रीजन क्या है? स्मोकिंग, एल्कोहल, एक्सपोजर टू सनलाइट या फिर ऑल ऑफ दी अबव। स्किन कैंसर पूछें तो एक्सपोजर टू सनलाइट, लिवर पूछें तो एल्कोहल, लंग्स पूछें तो स्मोकिंग। नेक्स्ट वन इज पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कवर्स। तो पल्स पोलियो में किस एज तक को कवर किया जाता है? 0 to 5, 0 to 1, 1 to 5 या फिर 0 to 2 ईयर। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन में 0 से लेके 5 साल तक के एज ग्रुप के बच्चों को कवर किया जाता है। नेक्स्ट इज फैट इज स्टोर्ड इन। तो फैट का स्टोरेज कहाँ पे होगा? ब्लड में, लीवर में, मसल्स में कि एडिपोज टिश्यू में? तो फैट का स्टोरेज होता है एडिपोज टिश्यू में। कहाँ पे? एडिपोज टिश्यू में। जनरली जो आपका एब्डोमेन होता है, यहाँ पे जो पेट बड़ा हुआ रहेगा, स्टमक यहाँ पे हम कह सकते हैं, तो यहाँ पे एब्डोमिनल एरिया में एडिपोज टिश्यू रहेंगे, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा फैट का स्टोरेज होता है। नेक्स्ट वन इज ऑरेंज इज अ सोर्स ऑफ। तो ऑरेंज किसका सोर्स है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन या फिर विटामिन सी। सबको पता है ऑरेंज किसका अच्छा सोर्स है? विटामिन सी का। नेक्स्ट वन इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन इज। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या है? होती है अमीनो एसिड। क्या है? अमीनो एसिड। नेक्स्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विटामिन। तो इनमें से विटामिन कौन सा है? फॉलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, निकोटिनिक एसिड या फिर एस्कॉर्बिक एसिड। तो जो यहाँ पे विटामिन नहीं है वो है लैक्टिक एसिड, बाकी सभी हैं। फॉलिक एसिड है, निकोटिनिक है और एस्कॉर्बिक है। नेक्स्ट वन इज सिलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग फैट। फैट को लेके गलत पॉइंट बताइए। दे आर हीट रेगुलेटर्स, बिल्कुल सही है। दे प्रोवाइड मोर एनर्जी देन द कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर ऑप्शन में है लेस, क्योंकि 1 ग्राम फैट प्रोवाइड करता है 9 किलो कैलोरी, जबकि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट 4। फिर नेक्स्ट दे आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड ऑफ CHO टुगेदर विथ प्रोटीन दे फॉर्म द सेल मेम्ब्रेन। बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी है जो यहाँ पे गलत है, और यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट को ही आपको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट इज सेक्स एजुकेशन में भी इंट्रोड्यूस्ड एट प्राइमरी स्टेज थ्रू द। सेक्स एजुकेशन दी जाती है प्राइमरी स्टेज में, तो कैसे? सेपरेट सब्जेक्ट के साथ, नॉलेज अबाउट हाइजीन, इंटीग्रेशन विथ फिजिकल एजुकेशन या फिर लेसन ऑन नेचर स्टडी। सेक्स एजुकेशन दी जाती है साथ में जो फिजिकल एजुकेशन हो रही है उसके साथ में। नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च आर द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च है, इसको किस बेस पे क्लासीफाई किया जाता है? यूज ऑफ द रिसर्च, डायमेंशन, टेक्निक या फिर पर्पस ऑफ द रिसर्च। तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों टेक्निक के बेस पे यूज की जाती हैं। किसके बेस पे? टेक्निक के आधार पर। नेक्स्ट है द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन एक्सेप्ट। तो हेल्थ एजुकेशन हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, क्रेडिबल होना चाहिए, इंटरेस्ट के साथ होना चाहिए, नोन टू अननोन फैक्ट होना चाहिए, जनरल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में क्या? अननोन टू नोन, कॉम्प्रिहेंसिव, क्रेडिबिलिटी, इंटरेस्ट। तो यहाँ पर आपका आंसर एक्सेप्ट में पूछा है तो होगा अननोन टू नोन, जबकि ये नोन टू अननोन होना चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ABC एनालिसिस एंड मटेरियल मैनेजमेंट।
तो ABC एनालिसिस में मटेरियल मैनेजमेंट का मेन पर्पस क्या है? टू कंट्रोल द परचेसिंग, टू कंट्रोल द इन्वेंट्रीज, टू कंट्रोल एब्लोसेंस या फिर टू डिटरमाइन द स्टॉकिंग। तो एनालिसिस में ABC एनालिसिस में जो पर्पस होगा मेन क्या होगा मटेरियल मैनेजमेंट में? टू कंट्रोल द इन्वेंट्रीज। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन स्टरलाइजेशन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट। तो कौन सी गैस का यूज़ मेडिकल इक्विपमेंट को स्टरलाइज करने के लिए किया जाता है? तो वो होती है इथिलीन ऑक्साइड गैस। कौन सी? इथिलीन ऑक्साइड गैस। बाकी का यूज़ है जो मेडिकल इक्विपमेंट के स्टरलाइजेशन में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ISFR 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जंगल है? मध्य प्रदेश, नागालैंड, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र। तो वो स्टेट है मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट इज इन September 2021 हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। 2021 में जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने थे वो कौन थे? वो थे चरणजीत सिंह चन्नी। नावाडेज कौन है? मान। कौन है नावाडेज? मान है, लेकिन इसके पहले कौन थे? चरणजीत चन्नी। नेक्स्ट वन इज द बनारसी कन्याकुमारी नेशनल हाईवेज। तो बनारस कन्याकुमारी हाईवे क्या है? NH15, NH7, NH2 या फिर NH47। तो ये NH7। नेक्स्ट वन इज द टेलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड ऑफ सरदार पटेल विच वॉज इनॉग्रेटेड बाय श्री नरेंद्र मोदी इज 182 मीटर्स टॉल। दिस स्टैचू इज कॉल्ड। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू लगाया गया था स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो यहाँ पर कहाँ पे लगाया गया था ये भी आ सकता है, और अभी तक ये सबसे बड़ा स्टैचू है पूरे विश्व का। नेक्स्ट इज द एलिफेंट इज अ सिंबल ऑफ विच इंडियन पॉलिटिकल पार्टी। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल एलिफेंट है? हाथी है। नेशनल कांग्रेस पार्टी का तो पंजा है, हाथ है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन समाज पार्टी का है कि राष्ट्रीय जनता दल का? तो ये है बहुजन समाज पार्टी का, जो मायावती वाली पार्टी थी उसका। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड नो टोबैको डे वाज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन। नो टोबैको डे हम लोग हर साल 31 मई को मनाते हैं। कब? 31 मई को। नेक्स्ट वन इज इन विच इकोसिस्टम द वेजिटेरियन इज डोमिनेटेड बाय ग्रास एंड हर्ब्स। कौन से इकोसिस्टम में वेजिटेरियन है जो ग्रास और हर्ब से डोमिनेट्स किए जाएंगे? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, टंड्रा या फिर डिजर्ट। तो ये होंगे ग्रासलैंड इकोसिस्टम से। कौन से? ग्रासलैंड इकोसिस्टम। नेक्स्ट है हु इज अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन 2021। तो यहाँ पर 2021 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जो कौन बनाए गए थे? सुशील चंद्रा, सुनील अरोरा या फिर सुकुमार सेन या फिर राजीव कुमार। तो अभी यहाँ पर रिसेंट की बात कर रहे हैं हम, तो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जो कौन है? सुशील चंद्र 2021 में थे, लेकिन अभी इस बार सुकुमार सेन। मैं कौन थे? सुशील चंद्र। लेकिन अभी एट प्रेजेंट की यदि पूछे तो मई 2022 से हैं राजीव कुमार। मई 2022 से हैं राजीव कुमार रिसेंट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नेक्स्ट वन इज हु वाज द फादर ऑफ टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? मीर कासिम, मीर जफर, हैदर अली या फिर शाह आलम। टीपू सुल्तान के फादर थे हैदर अली। कौन थे? हैदर अली। नेक्स्ट वन अमोनिया इज कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ। तो अमोनिया का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है? N2O, NaHCO3 तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, NaOH, NH3। तो अमोनिया का जो फार्मूला होगा वो होगा NH3। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल कम सेकंड इन द इंग्लिश डिक्शनरी। तो इंग्लिश डिक्शनरी का सेकंड वर्ड क्या होगा? मैजिकल, मैग्नीफाई, मटेरियल या फिर मैग्नेटिक। एम वर्ड से स्टार्ट किया जाता है यदि तो होगा मैग्नेटिक। क्या होगा? मैग्नेटिक। तो ये थे 191 पेपर। अब यहाँ पर 2022 का पेपर भी है, ये अभी हाफ है। तो जैसे ही कंप्लीट होता है तो कल आपको कोशिश करूँगी कि कल 2022 का पेपर पूरे दोनों शिफ्ट्स के साथ है आपको प्रेजेंट करवाया जाए, क्योंकि आपको एक आइडिया हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि नॉर्सेट में आपको क्लियर करना पॉसिबल ही नहीं है यदि जो लोग फर्स्ट टाइम देते हैं। तो यदि आपसे पेपर भले ना एक ही अटैम्प्ट में निकल रहा हो, लेकिन आप अपनी तैयारी कीजिए,
फॉर्म ज़रूर फिलअप किया कीजिए, क्योंकि आपको एक आइडिया होगा जब आप एग्ज़ाम हॉल में नॉरसेट का पेपर देने बैठेंगे तो आप फॉर्म फिलअप करते हैं उतनी फ़ीस से आप एक तरीके से कह सकते हो उतनी फ़ीस आप कहीं और से अपनी कवर कर सकते हैं। लेकिन आप एक बार फॉर्म फिलअप करके एग्ज़ाम ज़रूर दिया कीजिए ताकि आपको एक आइडिया हो जाए नॉरसेट का पेपर होगा कैसे। तो ये तो था मेमोरी बेस्ड पेपर 2021 का। कल हम सेम इसी टाइम में 2022 का नॉरसेट का पेपर सॉल्व करेंगे, जिससे आपको एक पर्टिकुलर आइडिया होता जाए कि आपको नॉरसेट का पेपर आता कैसे है। अभी इस बार चौथी बार नॉरसेट होना है। आई होप कि आप लोग के फॉर्म फिलअप हो गए हो, जिनके नहीं हो प्लीज़ फॉर्म फिलअप करते जाएं, ताकि और जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं तो यदि आप एम्स के यदि पेपर्स लेना चाहते हैं, ऑल ओवर सभी एम्स के मिला के मैं बात कर रही हूँ, ऑल इंडिया जितने भी एम्स हुए हैं वहाँ के पेपर्स लेना चाहते हैं तो आपको 150 रुपीज़ में पूरे पेपर्स एम्स ने जब से पेपर करवाए हैं वो नॉरसेट के पेपर सभी मिला के आपको 150 रुपीज़ में अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, जो कि ऑफिशियल पेपर जहाँ के किए गए वो, और जो 2020, 21, 22 में हुए हैं वो, तो आप वो पेपर्स है जो ले सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।